ड्रामे की स्टार्टिंग में मोशांग कहती है कि मैं फिर से उसी दिन पर आ गई हूँ जिस दिन पिछले जन्म में मेरे अंकल वैन को किसी ने ड्रग दे दिया था। मेरे मॉम डैड एयर कैश में चले गए थे। तब रिलेटिव मुझे बुली करने लगे। उसी समय वैन्यू ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर ले आए। उन्होंने कहा कि अब से मुझे चाचा कहो। पर धीरे धीरे मेरा दिल उन्हीं पर ही आ गया। लेकिन जिस दिन उन्हें ड्रग दिया गया मैंने उनकी बात को इग्नोर करके उनकी गर्लफ्रेंड किंग की जगह ले ली। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैन्यू मजबूरी में शादी करने को तैयार हुआ, लेकिन शादी के दिन सब कुछ बदल गया। सेक्रेटरी वैन्यू से बोलता है कि मिस किंग अब्रॉड में घूमने गई थी, उन्हें किडनैप करके मार दिया गया है। वैन्यू कहता है कि ये किसने किया। सेक्रेटरी बोलता है कि पुलिस ने बताया कि किंग ने किडनैप होने के बाद आपको 199 बार कॉल किए थे, लेकिन आप शादी में बिजी थे इसलिए आपकी एक भी कॉल नहीं लगी। इसके बाद वैन्यू मोशाम को नफरत की नजरों से देखने लगता है। जब वो 10वें महीने में थी और बच्चे को जन्म देने वाली थी तो वैन्यू ने उसे हॉस्पिटल ले जाने से इनकार कर दिया, जिससे उसकी वहीं डेथ हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे का सर बड़ा है, हमें जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वैन्यू बोलता है कि अगर इसकी किस्मत में यही लिखा है तो इसे कोई नहीं बचा सकता। मोशांग रोते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वैन्यू बोलता है कि अगर तुम मेरे कमरे में आकर चालियां ना चलती और जानबूझकर प्रेग्नेंट ना होती तो किंग दुखी होकर अब्रॉड क्यों जाती और मैं उसकी कॉल क्यों मिस करता। ये सब तुम्हारे किए का ही बदला है। प्रेजेंट में मोशांग कहती है कि पिछले जन्म में मैंने प्यार में पड़कर बहुत गलत फैसला लिया था। इस बार मैं वही भूल दोबारा नहीं करूंगी। और वो वैन्यू को धक्का देकर किंग को कॉल करके बुलाती है और वो वैन्यू से बोलती है कि तुम वेट करो, किंग अभी आती होगी। किंग उससे बोलती है कि तुमने वैन्यू को कुछ किया तो नहीं। मोशांग बोलती है कि नहीं, वो अंदर है। किंग कहती है कि अब तुम जाओ, मैं बाकी देख लूंगी। मोशांग कहती है क्योंकि इस जन्म में वैन्यू ने किंग को अपना एडिटर बना लिया है तो अब मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। और फोन पर कहती है कि मैं जापान में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। सुबह वैन्यू सबसे कहता है कि आज से किंग ही मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं उसी से शादी करूंगा। मोशांग कहती है कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। किंग कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। तब वैन्यू उससे कहता है कि चुपचाप वापस आकर बैठो, इतने सालों तक मैंने तुम्हें पाल पोस करके यही सिखाया है। मोशांग कहती है कि मैं चलती हूँ, आप लोग खाइए। नेक्स्ट दिन में उसे कॉल आता है कि आपका सीक्रेट इमिग्रेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, आप 1 महीने बाद जापान रवाना होंगी, कोई नहीं जान पाएगा कि आप कहाँ गई। तभी वैन्यू उससे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। मोशांग बोलती है कि तुम्हें रिपोर्ट देना जरूरी नहीं। वैन्यू कहता है क्या तुम मुझसे भाग रही हो उस किंग की वजह से। मोशांग कहती है कि मैं तो खुश हूँ कि आप दोनों एक साथ हैं। वैन्यू कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हें अभी भी मेरे लिए कुछ फील नहीं होता। ग्रेजुएशन पार्टी में तुमने शराब में धुत होकर मुझे किस किया था, तुम क्या सोचती हो कि मुझे पता नहीं। सचो में दिखाते हैं कि मोशांग वैन्यू से बोलती है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अब मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। वैन्यू बोलता है कि सालों तक तुमने मुझे लव लेटर लिखे, मैंने उन सब लेटरों को पढ़ा भी है। मोशांग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तब वैन्यू गुस्से में उसकी लव लेटर निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ये सब क्या है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुमने मुंह खोलकर कभी इजहार नहीं किया, वरना मैं तुम पर हंस देता कि तुम्हारी औकात ही क्या थी। मोशांग बोलती है कि अगर आपका इंटेंशन मुझे इंसल्ट करने का था तो मुबारक हो, आप सक्सेसफुल हो गए, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वैन्यू कहता है कि मैंने तुम्हें 10 साल तक पाला है, फिर भी तुम अपने अंकल से ही दिल लगा बैठी। जानती हो मेरा दिल सिर्फ किंग का है और तुमने चोरी छुपे मुझे लव लेटर भेजे, मुझे तुमसे घिन आती है। एक बात याद रखना कि तुम मेरी वाइफ बनने के लायक नहीं हो। नेक्स्ट सीन में किंग वैन्यू से बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वैन्यू किसी से चिल्लाते हुए बोलता है कि सुनो सब लोग, किंग माँ बनने वाली है, अब से यही मेरे घर की मालकिन है। और वो मोशांग से भी कहता है कि तुम ये बात याद रखना। मोशांग सोचती है कि मैं तो कल ही शहर छोड़कर जा रही हूँ और अब से कभी वापस नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में मैड आपस में बात कर रही होती है कि हमें तो लगा था कि सर मिस लिन से शादी करेंगे, लेकिन वो तो बस ऐसे लाई गई थी। मोशांग कहती है कि हाँ, अंकल और केक एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी ड्राइवर उसे कॉल करके बोलता है कि मैं 1 घंटे में पीछे वाले दरवाजे पर आ जाऊंगा आपको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए। तभी वैन्यू बोलता है कि तुम एयरपोर्ट पर क्यों जा रही हो, क्या तुम मेरी शादी से इतना परेशान हो गई हो कि अब देश छोड़कर जाना चाहती हो। मोशांग बोलती है कि आप गलत समझ रहे हैं। वैन्यू कहता है कि
यही मेरी मोहब्बत है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो उसे भी अपनाती। मोशांग बोलती है कि मैं तो आपको बस एक बड़े की तरह देखती थी। वैन्यू बोलता है कि तुम क्यों मजाक कर रही हो, दुनिया जानती है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। ये वो गिफ्ट्स हैं जो मैंने तुम्हें सालों पहले दिए थे। 9 साल पुराना गिफ्ट अभी तक टैग तक नहीं हटा, और ये 7 साल पुराना गिफ्ट जो अभी तक तुमने खोला भी नहीं। मेरे सारे गिफ्ट इतना संभाल कर रखे हुए हैं तुमने, और तुम कहती हो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मोशांग कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। वेन्यू बोलता है कि फर्क पड़ता है, इन्हें जल्दी से हटा दो। आज मेरी और किंग की शादी है, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगा। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, मैं नहीं चाहता कि वो ये सब देखकर परेशान हो। तब गुस्से में मोशांग गिफ्ट फेंक देती है। वेन्यू उससे बोलता है कि तुमने ये ब्रेसलेट क्यों तोड़ दिया, ये पहला गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था। रजू में दिखाते हैं कि वेन्यू उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ, ये हमारे की परिवार का विरासत वाला कंगन है, जब तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। प्रेजेंट में मोशांग कहती है कि अगर वो टूट भी गया तो क्या हुआ, वैसे भी आगे चलकर ये कंगन किसी काम का नहीं था। वेन्यू कहता है कि तुमको एक्टिंग करना बहुत ही पसंद है ना, ये कंगन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा था क्योंकि इसे मैंने तुम्हें दिया था। मेरी शादी के बाद से तुमको इतना दुख हो रहा है और फिर भी तुम दिखाती हो कि तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको बेवकूफ बनाना चाहती हो तुम। खैर अच्छा है कि तुम दूर जा रही हो, तुम घर पर रहोगी तो माहौल खराब होगा। ये कार्ड में 3 मिलियन है, जाके घूमो और टाइम पास करो, पर 2 महीने बाद वापस आ जाना। इसके बाद मोशांग चुपचाप घर से निकल जाती है। मैट वेन्यू से बोलती है कि बारात आ चुकी है। वेन्यू बोलता है कि मोशांग अभी तक क्यों नहीं आई। मैट बोलती है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं, जिस पर वेन्यू उसे थप्पड़ मार देता है। जब वो मोशांग के रूम में आता है तो पूरा रूम वहाँ खाली पड़ा होता है। मैट बोलती है कि शायद वो शादी की तैयारी करने पहले हॉल चली गई होंगी। नेक्स्ट सीन में हाउकिंग से बोलता है कि हम दोनों बचपन के लवर हैं, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए थी। किम बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं वेन्यू से इसलिए शादी कर रही हूँ ताकि हमारा बच्चा गर्मी में ना बड़ा हो। इसके बाद मोशांग जापान में आ जाती है। शान उससे कहता है कि मैं प्रोफेसर डेंग का भतीजा हूँ, उन्होंने ही मुझे तुम्हें लेने भेजा है। दूसरा वेन्यू और किंग की शादी हो जाती है। वेन्यू सर्वेंट से बोलता है कि मिस लिन अभी तक क्यों नहीं आई। मैट बोलती है कि आपने उन्हें 3 मिलियन देकर 2 महीने घूमने भेजा था। फिर वो ऑफिस में मोशांग को कॉल लगाता है और कहता है कि वहाँ बिना बताए ही उसने नंबर चेंज कर लिया। इसके बाद हॉस्पिटल में किंग की डिलीवरी हो रही होती है। हाउ वेन्यू से टकरा जाता है। वेन्यू कहता है कि तुम कौन हो। तब गार्ड उसे बताता है कि ये मिस किंग के बचपन के लवर हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। आपकी शादी का मेकअप भी इन्होंने ही किया था। वेन्यू कहता है कि तुम्हारे जैसे निकम्मे का यहाँ कोई काम नहीं। हाउ कहता है कि मुझे भी यहाँ आने का शौक नहीं था, तुम्हारी वाइफ ने बुलाया तभी मैं आया हूँ, अगर इतना ही दम है तो खुद जाकर उसे रोक लो। तब इनेस कहती है कि बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। ये सुनकर हाउ खुश हो जाता है। वेन्यू किंग से बोलता है कि तुमने उसे क्यों बुलाया, देखो उसे, वो कैसे खुश हो रहा है कि जैसे वो बेटा उसी का हो। किंग कहती है कि तुम पागल मत बनो, हाउ मेरा बचपन का दोस्त है, बस वो खुश है। वैसे तुमने कहा था ना कि बेटा होने पर तुम मुझे 1 करोड़ दोगे। फिर में दिखाते हैं कि किंग उससे बोलती है कि अमीर औरतों को बच्चा होने पर गिफ्ट मिलते हैं, तुम मुझे क्या दोगे। वेन्यू बोलता है कि बैग कार और विले में से तुम्हें क्या चाहिए। किंग कहती है कि मुझे तो कैश चाहिए, 50 मिलियन बेटी के लिए और 100 मिलियन बेटे के लिए। प्रेजेंट में वेन्यू से बोलता है कि इस साल मैंने तुम्हें काफी पैसे दिए थे, लेकिन तुम हर बार वो पैसे हाउ को उधार दे देती हो। किंग बोलती है कि मुश्किल में तो उसकी हेल्प करना गलत नहीं होता। वेन्यू बोलता है कि लेकिन उसने एक बार भी पैसे नहीं लौटाए। किंग बोलती है कि मेरे मौत से गुजर कर तुम्हारी फैमिली के लिए बच्चा पैदा किया है और तुम मुझे 1 करोड़ भी नहीं दे सकते। हाँ बोलता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि अमीर लोग बहुत हार्टलेस होते हैं, अब तुम बच्चे की माँ बन चुकी हो तो इनके लिए बेकार हो चुकी हो। वेन्यू कहता है कि ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर करता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट वेन्यू को डीएनए रिपोर्ट दिखाकर बोलता है कि आपने किंग को जो पैसे दिए थे वो उसी समय हाउ को ट्रांसफर हो गए थे, और हाँ वो दोनों काफी समय से साथ में थे और जो बच्चा है वो उन्हीं का है, आपका नहीं। ये सुनकर वेन्यू का पैर तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है तो मेरी सो-कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, उसे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए थे। असिस्टेंट बोलता है कि सबको पता है कि मिस लिन कितनी अलग थी, वो सच में आपसे प्यार करती थी। वेन्यू कहता है कि हाँ वही थी जो सच में मुझे चाहती थी, पर मैंने उसे भी अपने हाथों से दूर कर दिया। असिस्टेंट बोलता है कि अभी भी देरी नहीं हुई है, मैंने मिस लिन की लोकेशन पता कर ली है, वो अभी जापान के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हैं।
दूसरा प्रोफेसर डिंग मुशांग से बोलती है कि मैंने सुना है तुम्हारे एक अंकल है, क्या तुम उनके घर नहीं जाती? मुशांग बोलती है कि वो अब मैरिड है और उनका एक बच्चा भी है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। प्रोफेसर डिंग बोलती है तो फिर तुम मेरे घर आ जाओ, मेरा भतीजा श्यान तुम्हें बहुत लाइक करता है। मुशांग बोलती है कि मेरा दिमाग अभी सिर्फ रिसर्च में है, मैं कुछ और सोचने के मूड में नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद उसे रॉन्ग नंबर से वेन्यू का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरा और किंग का डिवोर्स हो गया, बच्चा भी मैंने उसे दे दिया है, अब मैं कभी उससे नहीं मिलूंगा, क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? मोशांग बोलती है कि आपने गलत समझा, मैं आपको सिर्फ अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ, वो प्यार बिल्कुल नहीं था। तभी बैटरी लो होने की वजह से वेन्यू का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ एक स्टूडेंट मोशांग को प्रपोज करता है, पर मोशांग उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, जिससे वो लड़का बौखला जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी जैसी अनाथ लड़की को मेरे जैसा लड़का पसंद करे, ये तो तुम्हारी किस्मत है। तभी वेन्यू की एंट्री होती है। उस लड़के से कहता है कि अगर मोशांग के बारे में तुमने एक और गलत शब्द कहा तो तुम्हारी जुबान खींचकर हाथ में पकड़ा दूंगा, वो सिर्फ मेरी है। तभी मोशांग वेन्यू को पकड़कर साइड में ले आती है। वेन्यू उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। मैंने सोचा था कि मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो सिर्फ मेरे पैसों की भूखी थी, बच्चा भी मेरा नहीं था और तुम्हारे प्यार को रिजेक्ट किया मैं गलत था, प्लीज मुझे एक मौका दो। मोशांग गुस्से में बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वेन्यू बोलता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी मोशांग गुस्से में उसे धक्का दे देती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ गलत कर बैठूंगी। वेन्यू कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार लो या डांट लो, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुमने इतने सालों तक मुझसे प्यार किया है, अब कैसे कह रही हो कि तुम मुझसे कोई फीलिंग नहीं? मोशांग कहती है कि तुम्हें दर्द हो रहा है ना, यही दर्द तुमने मुझे पहले दिया था। तभी उसके जाते ही वेन्यू वहाँ बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल कहता है कि मुझे मोशांग को ढूंढना है, मैं उसे दोबारा दूर नहीं जाने दूंगा। सेक्रेटरी कहता है कि आप कहीं नहीं जा सकते, आपके दिमाग में ट्यूमर है। डॉक्टर कहते हैं कि कैंसर की स्टेज में कोई भी खास इलाज नहीं है, सिर्फ अमेरिका के कुछ लैब्स ही इस मेडिसिन पर काम कर रही हैं। तभी टीवी पर मोशांग का इंटरव्यू चल रहा होता है। रिपोर्टर से बोलती हैं कि आप इस रिसर्च की मेन साइंटिस्ट हैं, इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मोशांग बोलती है कि हमारे पास फंड की कमी है और मेडिसिन ट्रायल में हिस्सा लेने वाले लोग भी बहुत कम हैं। दोस्तों असिस्टेंट मैंने से बोलता है कि मैं अभी आपका प्राइवेट जेट बुलवा देता हूँ, हम अमेरिका इलाज करवाने जाएंगे। मैनू कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना बताओ कि मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा। डॉक्टर कहते हैं कि बस 1 महीना। दूसरा प्रोफेसर टैंग कहती है कि रिसर्च के लिए हमारे पास सिर्फ इस महीने तक का ही बजट है, उसके बाद सब काम रुक जाएगा। शान बोलता है कि हमारे बॉस मिस्टर झैंग एक बड़ी बिजनेस पार्टी रख रहे हैं, वहाँ कई सारे बिजनेसमैन आएंगे, शायद हमें कोई इन्वेस्टमेंट मिल जाए। तब प्रोफेसर टैंग मोशांग से बोलती है कि तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलो। तो असिस्टेंट बैनी से बोलता है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी मिसलीन के नाम पर कर दी गई है, लेकिन आप उन्हें सच्चाई क्यों नहीं बता देते? वेन्यू कहता है कि बताकर क्या होगा, मैं तो वैसे भी जाने वाला हूँ और मोशांग तो मेरी दी हुई हर चीज वापस कर देगी। असिस्टेंट बोलता है कि जासूस ने बताया है कि मिसलीन कल एक होटल पार्टी में जाएंगी रिसर्च के लिए इन्वेस्टमेंट जुटाने। वेन्यू कहता है कि वो पार्टी झैंग की है ना, उसे फोन करो और कहो कि मोशांग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे और एक सारा सा सूट भी तैयार करो, मैं भी उस पार्टी में जाऊंगा। इसके बाद किंग हॉस्पिटल आती है वेन्यू को समझाने। वेन्यू बोलता है कि तुमने मेरी पीठ के पीछे किसी और आदमी को रखा हुआ था और चाहती थी कि मैं उसका बच्चा पालूं, ऐसी घटिया हरकत के बाद बच्चा क्या है समझाने को? किंग कहती है कि तुम भूल गए हो कि जिस दिन तुम्हें ड्रग दिया गया था तब मैं ही तुम्हें बचाने आई थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हाँ ने मेरी तस्वीरें लेकर मुझे धमकाया था, अगर मैं उसे पैसे नहीं देती तो वो तुम्हें तस्वीरें भेज देता, मुझे सच में नहीं पता था कि बच्चा उसका है, चलो हम फिर से शादी कर लेते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। वेन्यू कहता है कि ये सब कहने से मैं तुम्हें वापस नहीं अपनाऊंगा। किंग कहती है कि तुम अब भी उस मोशांग के बारे में सोच रहे हो। वेन्यू कहता है कि अगर तुमने मोशांग का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से मिटा दूंगा। जिस तरह मोशांग अपनी ग्रैंडमा से मिलती है, वो कहती है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस लाइफ में आपको दोबारा देख पाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है कि गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारे पेरेंट को घर से निकाल दिया था, बाद में जब मुझे
मुझे समझ आया और मैं उन्हें ढूंढने निकली तो पता चला कि वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। मैंने बहुत समय बाद पता किया कि वेन्यू ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है, पर वेन्यू कहाँ है, उसने तुम्हें जापान कैसे आने दिया। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि ग्रुप के प्रेसिडेंट की शादी टूटने की वजह उनकी भतीजी थी, जिसने अपने ही अंकल की शादी तुड़वा दी। श्याम बोलता है कि इसमें मोशांग की कोई गलती नहीं है, वेन्यू ने उसे जानबूझकर बदनाम किया। गर्मा कहती है कि मैं अभी वकील से बात करूंगी और उसके की ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दूंगी। मोशांग कहती है कि छोड़िए ना, जब मेरे मॉम डैड चले गए थे तब उसी ने मुझे सहारा दिया था। गर्मा कहती है पर मैं इस बात को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वैसे श्याम मुझे बता रहा था कि कल इस बिजनेस डिनर है, ये लो हमारा खानदानी कंगन, इसे पहनकर उस वेन्यू को दिखा देना। मोशांग श्याम से बोलती है कि आज मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, मुझे नहीं पता था कि मैं ग्रैंडमा को कैसे समझाऊंगी। श्याम बोलता है कि मैं समझता हूँ, उस वक्त तुम अकेली थी और तुम्हें एक सहारे की जरूरत थी, इसलिए तुमने उस आदमी पर भरोसा कर लिया था। अगर तुम चाहो तो मैं फ्यूचर में भी तुम्हारा सहारा बन सकता हूँ। तब मोशांग उसे ना बोल के चली जाती है। श्याम बोलता है तो इसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया, पर इसकी ग्रैंडमा तो कितनी अमीर है, मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर का हंगामा होता है। वो मोशांग से बोलते हैं कि तुम्हारे साथ इतना अच्छा लड़का है, फिर भी तुम अपने अंकल की शादी क्यों तोड़ रही हो। तभी किंग बोलती है कि ये सब झूठ है, मेरे और मेरे हस्बैंड में बस थोड़ी लड़ाई चल रही थी, डिवोर्स विवोर्स की बातें सब फालतू हैं। और वो धीरे से वेन्यू को बोलती है कि अगर तुमने मुझे दूर हटाया तो मोशांग की रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, सब लोग उसे मिस्ट्रेस बोलेंगे। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर वे मोशांग से बोलते हैं कि तुम वाकई में लकी हो जो तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है। मोशांग कहती है कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। वैम बोलता है कि मैं समझता हूँ लड़की शुरुआत में थोड़ा शर्माती हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे प्रेसिडेंट जेंग ने सिर्फ इसलिए फंड किया था क्योंकि सियान ने कहा कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। तभी लोग कहते हैं कि इतना बढ़िया लड़का मिल रहा है और ये इसे मना कर रही है, जल्दी से शादी कर लो। मोशांग बोलती है कि मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। वैम बोलता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने का कोई फायदा नहीं, लड़की को आखिर में शादी करनी पड़ती है। मोशांग बोलती है कि लड़की की जिंदगी सिर्फ शादी और बच्चे पैदा करने के लिए होती है। वैम बोलता है कि लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया है, इसीलिए तुम शादी और बच्चों से भाग रही हो। तभी सब लोग बोलते हैं कि ये कितनी लालची लड़की है। तभी वो वेन्यू आकर बोलता है कि लड़की की अच्छाई में शर्म होती है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि लड़की पढ़ाई ही ना करे। वैम बोलता है कि आपको तो हमारे प्रेसिडेंट ने बुलाया तक नहीं, फिर आप यहाँ क्यों आ गए। मोशांग मुझसे बोलती है कि शायद मेरे साथ है, मैं इस मैटर को खुद संभाल लूंगी। वेन्यू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ 10 सालों से रहा हूँ और तुम मेरे बदले उसे चुन रही हो। मोशांग बोलती है कि आपने ही तो कहा था मैं हमेशा आप पर डिपेंड ना रहूं। फिर में दिखाते हैं कि मोशांग वेन्यू से बोलती है कि मुझे बुखार है, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वेन्यू बोलता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, हर वक्त दूसरों पर डिपेंड रहना सही नहीं। प्रेजेंट में वो कहती है कि देखिए अब मुझे श्यान का साथ मिल गया है, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं। श्यान बोलता है कि आप वापस चाइना चले जाइए, मोशांग की देखभाल मैं कर लूंगा। तभी वेन्यू गुस्से में उसे मारता है और कहता है कि वो सिर्फ मेरी है। तभी लोग बोलते हैं कि लड़की कितनी बेशरम है जो अपने अंकल से रिश्ता रखती है। श्याम बोलता है कि उसे गलत मत समझिए, मोशांग ने तो बहुत पहले रिश्ते तोड़ दिए थे, बस यही आदमी उसे चिपका पड़ा है। तब वैंग श्याम से बोलता है कि प्रेसिडेंट जेंग ने कहा है कि आज एक बहुत बड़े गेस्ट यहाँ आ रहे हैं, अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें ब्लेम करेंगे। श्याम मोशांग से बोलता है कि प्रेसिडेंट जेंग ने मेरी वजह से प्रोजेक्ट पर पैसे लगाए हैं, तुम्हारे अंकल को यहाँ से भगाना होगा। वेन्यू बोलता है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। श्याम सेक्रेटरी से बोलता है कि इसे बाहर निकल कर फेंक दो। तभी वहाँ प्रेसिडेंट जेंग आ जाते हैं और वैंग से कहते हैं कि आज इतने बड़े मेहमान आने वाले हैं और तुम लोगों ने पूरी पार्टी बर्बाद कर दी। श्याम बोलता है कि इसमें गलती हमारी नहीं है, ये आदमी यहाँ तमाशा कर रहा है। मोशांग बोलती है कि उन्हें कुछ मत करिए, मैं उन्हें जाने के लिए बोलती हूँ। तब प्रेसिडेंट जैंग कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो मिस्टर की हैं। शान और वैंग की हालत खराब हो जाती है, वो दोनों एक दूसरे पर ही ब्लेम लगाने लगते हैं। प्रेसिडेंट जैंग उनसे बोलते हैं कि तुमने मिस्टर की को नाराज करने की हिम्मत कैसे की, इन्हें यहाँ से निकाल दो और इन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हॉस्पिटल में ग्रैंडमा शान से बोलती है कि कैसी हालत बना दी तुम्हारी उस वेन्यू ने। शान बोलता है कि मैं तो बस मोशांग को उसके अंकल से बचाना चाहता था, पर उसने तो मुझे ही पीट पीट कर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो कितने समझदार हो। शान मन में सोचता है कि यही मौका है इस खूबसूरत लड़की के साथ सेट होने का, और वो मोशांग से कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ग्रैंडमा कहती है कि ये लड़का सच्चे दिल से तुम्हें चाहता है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, कहीं तुम अब भी अपने अंकल को याद तो नहीं करती। मोशांग बोलती है कि मैं वेन्यू को कब की भूल चुकी हूँ, अब मैं उसे कभी नहीं देखूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि खैर देर हो गई है, अब
तुम दोनों बात करो। शान मोशांग से बोलता है कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मोशांग कहते हैं कि सॉरी, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शान बोलता है तो मतलब तुम मुझे फिर से मना कर रही हो, फिर मेरे जीने का क्या मतलब, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मोशांग बोलती है कि प्लीज इसको मत करो। शान बोलता है तो क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मोशांग बोलती है कि ठीक है, पर पहले हम फ्रेश से शुरुआत करेंगे। इसके बाद किंग उससे कहती है कि लगता है मोशांग तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। शान बोलता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, मुझे वो महंगी मेडिसिन चाहिए, वही वाली जो तुमने वेन्यू को दी थी। तब किंग उसे वो मेडिसिन दे देती है। इसके बाद हमें एक चैरिटी इवेंट दिखाया जाता है। किंग वेन्यू से बोलती है कि ये तो शान की ग्रैंडमा है और ये मोशांग के साथ क्या कर रही है, लगता है ये दोनों मिलकर मोशांग को फंसा रहे हैं। वेन्यू बोलता है कि पहला इसका पोता और अभी बूढ़ी औरत मोशांग को बहका रही है और वो मोशांग से कहता है कि इसकी बातें मत सुनो, ये सिर्फ तुम्हें फंसाने आई है। मोशांग बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी ग्रैंडमा है। वेन्यू बोलता है कि मैं तुम्हें 10 सालों से जानता हूँ, तुम्हारा तो कोई रिलेटिव भी नहीं था। मोशांग कहती है तो इसलिए तुम मुझे बार बार कर परेशान करते हो क्योंकि मेरे पास कोई है नहीं। वेन्यू कहता है कि ये बूढ़ी औरत तुम्हें बोरी लगवाने के लिए लाई है ताकि चीजें खरीद कर अपने पोते को दे सके। ग्रैंडमा कहती है कि तुम गलत बोल रहे हो, मैं सारी चीजें खरीद कर अपनी पोती को देने आई हूँ। वेन्यू बोलता है कि तुम झूठ बोलने में माहिर हो, पहले तुम्हारे पोते ने धोखा दिया और अब तुम धोखा दे रही हो। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। वेन्यू कहता है कि आज मैं सबको दिखा दूंगा कि झूठ को खोल कर रख देना किसे कहते हैं। मैं आज की नीलामी में जितनी भी चीजें बिकेंगी उनकी कीमत दुगनी देकर खरीदूंगा। तब ग्रैंडमा सबसे बड़ी बोली लगा देती है। वेन्यू कहता है कि इतनी बड़ी बोली, आखिर तुम कौन हो? ग्रैंडमा कहती है कि मैं जियान लैन हूँ और लिंग ग्रुप की चेयरमैन हूँ। वेन्यू हैरान होकर बोलता है तो तुम सच में मोशांग की ग्रैंडमा हो? मोशांग कहती है कि हाँ, जब तुमने 10 साल तक मुझे पाला था तब मेरी ग्रैंडमा मुझे हर जगह ढूंढ रही थी। वेन्यू कहता है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मोशांग की ग्रैंडमा हैं। तब ग्रैंडमा मोशांग से बोलती है कि अब तो तुमने इसका असली चेहरा देख लिया ना, आज से मैं की ग्रुप को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट करती हूँ, जो भी इनसे बिजनेस करेगा वो हमारा दुश्मन माना जाएगा। इसके बाद हॉस्पिटल में मोशांग और वेन्यू टकरा जाते हैं। मोशांग कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेन्यू कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन लेने आया हूँ। मोशांग बोलती है कि ओ, तो अब तुम एक्टिंग भी करने लगे हो, मुझे तो लगता था कि सिर्फ किंग ही ड्रामा करती है। वेन्यू बोलता है कि अगर मैं तुमसे ये कहूंगा कि मुझे ब्रेन कैंसर है तो भी तुम्हें वो झूठ ही लगेगा। मोशांग बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करूंगी। तभी अचानक से वेन्यू अपने दोनों कान पकड़ लेता है, उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। किंग मोशांग से बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और फिर भी अपने अंकल के पीछे लगी हुई हो। मोशांग बोलती है कि तुम चुप रहो, मुझे बताओ कि वेन्यू को क्या हुआ। किंग बोलती है कि तुम्हारे चाचा और मैं बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो चेकअप करवाने आया था। तब मोशांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर वेन्यू के कान का इलाज करवाता है। दोस्तों हमें दिखाते हैं कि सियान पानी में ड्रग मिला देता है, जिसे पीने के बाद मोशांग को नशा होने लगता है। सियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वही ड्रग दिया है जो किंग ने वेन्यू को दिया था, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। उसी समय वेन्यू दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसता है। सियान कहता है कि तुमने मेरे सारा प्लान बर्बाद कर दिया और वो उस पर फ्लावर पॉट से अटैक करता है और मोशांग से कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी वो वेन्यू के सेक्रेटरी आकर उसे मारता है। मोशांग वेन्यू को लेकर इमरजेंसी रूम में आ जाती है। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? तब प्रोफेसर टिंग कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने इसे घटिया भतीजे को घर में आने दिया। तभी डॉक्टर बाहर निकलते हैं। मोशांग बोलती है कि मेरे अंकल को क्या हुआ? डॉक्टर कहते हैं कि उनकी बॉडी तो ठीक है लेकिन उनका ब्रेन ट्यूमर फट चुका है। मोशांग कहती है कि ये कैसे हो सकता है, सबको पता था, सिर्फ मुझे ही क्यों नहीं बताया? सेक्रेटरी बोलता है क्योंकि मिस्टर वेन्यू ने मना किया था, उन्होंने कहा था कि आपको टेंशन नहीं देनी है। पहली बार उनकी बीमारी का पता उसी दिन ही चला था जब वो स्कूल में आपको ढूंढने आए थे। वो अमेरिका जाकर अपना इलाज नहीं करवाना चाहते क्योंकि वो अपने आखिरी दिनों में आपसे दूर नहीं रहना चाहते। घर में मोशांग से कहती है कि लॉयर ने अभी मुझे बताया है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है, उसकी सिर्फ यही इच्छा है कि उसके बाद तुम अच्छी जिंदगी जियो। मोशांग कहती है कि मैं उसे बचाना चाहती हूँ। ग्रैंडमा कहती है पर डॉक्टर तो कह रहे हैं कि उसके पास सिर्फ आधा महीना ही बचा है। तो प्रोफेसर डिंग कहती है कि मेरे पास एक तरीका है, हमारी मेडिसिन डेवलप हो चुकी है लेकिन अभी तक किसी पेशेंट पर उसका टेस्ट नहीं हुआ। सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी हाल में प्रेसिडेंट पर अनटेस्टेड मेडिसिन का यूज नहीं करने दूंगा। मोशांग कहती है तो परफेक्ट मेडिसिन बनाने के मुझे अमेरिका जाना होगा, लेकिन उनकी ऐसी कंडीशन में उन्हें वहां ले जाना इम्पॉसिबल है। तो प्रोफेसर डिंग कहती है कि हाँ,
हम पहले उन्हें चाइना भेज देंगे। जैसे तुम मेडिसिन बना लोगी हम उन्हें वापस वहाँ भिजवा देंगे, लेकिन तुमको अमेरिका में ही रुकना पड़ेगा ताकि अगर मेडिसिन में कोई कमी हो तो तुम उसे वहीं सुधार सको। सेक्रेटरी बोलता है कि लेकिन अगर मेडिसिन ने ऐसा नहीं किया तो आपको उनके आखिरी पल भी देखने को नहीं मिलेंगे। मोशांग कहती है कि पिछले जन्म में वेन्यू ने मुझे मार दिया था, लेकिन इस जन्म में उसने मेरी जान बचाई है, अब मुझे उसे बचाना ही होगा। वो कहती है कि मैं अमेरिका जरूर जाऊंगी, मुझे अपनी मेडिसिन पर पूरा भरोसा है। इसके बाद समय बीतता है और मेडिसिन सक्सेसफुल हो जाती है। रिपोर्टर लिन से बोलती है कि सुनने में आया है कि ब्रेन ट्यूमर के इलाज में आपकी दवा ने सक्सेस पाई है, जिसे साधारण लोग भी सस्ता इलाज पा सकेंगे। इतना बड़ा काम आपने कैसे कर दिखाया? मुशाम कहती है क्योंकि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो इसी बीमारी से लड़ रहा है, उसी के लिए मैंने ये मेडिसिन बनाई। फिर वो चाइना वापस लौट आती है, पर वैन्यू घर पर नहीं होता। टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई होती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि कोमा में बार बार मैं वही सपना देखता रहा जब तुम मुझे ड्रग के डर से बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करती हो। तुम मेरे बच्चे से भी प्रेग्नेंट हुई और हमने शादी भी कर ली, लेकिन मैंने तुम्हें और हमारे बच्चे को खो दिया सिर्फ किंग की वजह से। होश में आने पर मैं खुद को माफ नहीं कर सका, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। मुशाक कहती है कि इस जन्म में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और वो वेन्यू के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अंधे होने से तुम पिछले जन्म की सारी बातें भुला सकते हो? मेरे साथ रहकर तुम्हें उन सारी गलतियों की कीमत चुकानी होगी। और इसी के साथ ही ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।